वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट का। जी हाँ, मोल कंसेप्ट का मतलब समझ ही चुके होंगे, मैंने लिख दिया है द सोल ऑफ केमिस्ट्री। मैं तो इसे मानता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको आना ही आना चाहिए यदि आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो। रीज़न इसका ये है कि फिज़िकल केमिस्ट्री में ये बहुत ही काम आने वाला है और आता ही है। इसके बगैर आप केमिस्ट्री मज़ा नहीं है, मतलब कुल मिला के। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे, है ना। तो एक्सप्लेन करता हूँ और आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पहले हम बेस बना लेते हैं कि क्यों मोल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। बिकॉज सबसे पहले हम देखते हैं ना कि केमिस्ट्री है हमारी, और इस केमिस्ट्री में हम मैटर को समझते हैं। मैटर को समझने का सेंस क्या है हमारा, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसकी केमिकल रिएक्शंस और उसकी स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब कुछ। और मैटर जो भी हमें दिखाई देता है आसपास, वो सारा मैटर है। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ने इसको सिंप्लीफाइड करके भी कहाँ तक पहुँचा है कि यार हमारे पास सारे एलिमेंट्स अभी तक जितने भी डिस्कवरी हो चुके हैं वो 118 है। 118 एलिमेंट हमारे पास है, और वो एलिमेंट जो है वो रिएक्शन करके कंपाउंड भी बनाते हैं, मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। तो इस तरह से 118 एलिमेंट के कई ढेरों सारे कंपाउंड हो गए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि इनको एज एक प्रॉपर मैनर में एक जमाना बहुत ज़रूरी हो गया। एक प्रॉपर मैनर में इनके अमाउंट को समझना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो सीधी सी बात कहूँगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक यूनिट इंट्रोड्यूस की गई, जिसको हम बोलते हैं क्या, मोल कंसेप्ट। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखने की है कि ये क्या है। मोल कंसेप्ट एक तरह की यूनिट है जो कि इंट्रोड्यूस हुई है किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। इतना क्लियर हुआ आपको? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हुई है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस जनरली क्या होता है कि सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में पाए जाते हैं, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो तीनों के लिए थोड़ा सा जो है यूनिट जो है वो अलग हो जाती है, यानी कि तीनों को मेज़र करने के लिए यूनिट अलग हो जाती है। जैसे सॉलिड को तो हम मेज़र कर लेते हैं, एक तो हम उसको वेट कर सकते हैं सॉलिड को, ठीक है, और काउंट भी कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो काउंटिंग भी हो गई, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की भी बात कर लेते हैं। किस तरह से बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की? आपको भी पता है कि इस मॉलिक्यूल में इतने एटम है, नंबर ऑफ एटम है। यानी कि सल्फर का मॉलिक्यूल है S8, तो मैं पूछूंगा आपसे कि कितने एटम है, तो आपको लगेगा कि सर इसमें 8 एटम है। सल्फर के 8 एटम है, बट मॉलिक्यूल क्या है, सल्फर का 1 है। तो 1 मॉलिक्यूल में एटम कितने, 8 है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं। फिर आप वेट भी लेते हैं इसका, है ना, कि सॉलिड है तो हम इतना ग्राम ले लेंगे, इतना किलो ले लेंगे, ठीक है। तो जनरली ग्राम में ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमें केमिकल रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा ही क्या होता है, यूज़ होता है, उसको हम चेक करते हैं। सो दूसरी एक चीज़ होगी, लिक्विड अगर है सब्सटेंसेस, लिक्विड है मैटर, तो क्या करने वाले हम उसको हम वॉल्यूम में लेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से गैस भी होगा तो उसे भी हम वॉल्यूम में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि हम अब मोल कंसेप्ट को अलग अलग टर्म्स में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टर्म्स में देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, है ना। तो मैं पहला इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके सामने इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि यदि हम मोल कंसेप्ट को पार्टिकल्स की टर्म में देखें तो वो हम कैसे देख पाएंगे। सो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, बढ़िया बात है यार, पार्टिकल्स हमें पता चल जाएगा तो किस तरह से हम समझेंगे। तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल में आपको एवोगेड्रो नंबर आपको याद होना चाहिए, आपने सुना भी होगा, लेकिन ये कहाँ से आया है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहली एक चीज जो है वो आपको याद रखनी होगी, एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, Na से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी होता है बच्चों 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये एवोगेड्रो नंबर है और इसका एक क्वांटिटी होता है। तो हमने कह दिया कि 1 मोल कुछ भी हो, समझना मेरी बात को, केमिस्ट्री में 1 मोल चाहे एटम हो, 1 मोल चाहे मॉलिक्यूल हो, 1 मोल चाहे आयन हो, कुछ भी हो। तो देखो ध्यान से, 1 मोल यहां पर लिख रहा हूं मैं, 1 मोल
चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, या चाहे आयंस हो, 1 मोल में डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली कितने पार्टिकल रहने वाले हैं? एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो कितना पार्टिकल रहेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यदि कोई सब्सटेंस 1 मोल है, यानी कि 1 मोल को हम कंसीडर कर रहे हैं कितने पार्टिकल में? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 22 है, 23 है, चलेगा, है ना, डजंट मैटर इतना। सो ये समझ। अब ये आया कहां से? सबसे पहली बात तो आया कहां से? तो बहुत थोड़ी लंबी कहानी, लेकिन शॉर्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर हम कार्बन का जो 12 आइसोटोप है ना, कार्बन 12 आइसोटोप है, उसको लेके उसी को एक रेफरेंस कर रे मानकर हम इन सारे एटॉमिक मास को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन 12 है ना, तो उसमें कितना होता है? 12 ग्राम। आपको पता है ना, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाऊं कि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसका जो एटॉमिक वेट हो जाता है वो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है, और ये कार्बन का 12 वाला आइसोटोप है। ठीक है, तो ये कार्बन 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 अपॉन, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ये कहां से आया है ना, ये जो नंबर है ये कहां से आया है? तो हमने लिया यहाँ पर 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और अब हमारे यहाँ पर आते आते एक मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या हो गया था? इन्वेंशन हो गया था। तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हमने पर्टिकुलर एक एटम का, एक सिंगल एटम का हमने क्या कर लिया? यहाँ पर मास निकाल लिया। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर सिंगल एटम का मास कितना निकला है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम ऑफ कार्बन, पर एटम ऑफ कार्बन। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, तो हमारे पास क्या आया? 6.022 इंटू 10⁻23, और क्या आया यहाँ पर? ग्राम से ग्राम कट गया, ये एटम अपॉन में था तो ऊपर चला गया, एटम पर, ये क्या होगा? पर में था तो मोल। तो बात समझ में आई आपको कि 1 मोल में कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है। यदि हम एक कार्बन के 1 मोल में यदि हम बात करें तो कितने एटम होंगे, कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। और इसे कांस्टेंट मान लिया गया कि जब भी हम केमिस्ट्री में 1 मोल किसी के भी पार्टिकल की बात करेंगे, एटम ही नहीं, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, कुछ भी हो, तो 6.022 इंटू 10⁻। यदि 2 मोल की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसमें? 2। 8 की करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक फार्मूला यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको एक फार्मूला लेके आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर एक फार्मूला लेके आए, और इस फार्मूले के थ्रू ही हम क्या करने वाले हैं? सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फार्मूले को आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं कि सीधी सीधी जो रिलेशन है, ये आया आपको समझ में? ठीक है, चलिए, तो सीधा सीधा जो रिलेशन है यहाँ पर किसका? मोल का। सो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो रिलेशन है क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको अच्छे से कर लेना है। A1 मोल में ए पार्टिकल। अब देखो ये 3 चीजें कंसिडर है यहाँ पर। सपोज मैं अगर किसी भी पार्टिकल की बात कर लेता हूं कि यार सपोज मेरे पास क्या हो, 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है मेरे पास, किसके? सोडियम एटम के, है ना, सोडियम एटम कर लेते हैं। ये 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है सोडियम के, सोडियम एटम के। तो अब इसका मोल कितना होगा, मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसका नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड नंबर ऑफ मोल।
जब नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास कौन सा फार्मूला चाहिएगा, ये फार्मूला चाहिएगा। यहाँ पर ये जो नंबर है इसको आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर आप रखेंगे पार्टिकल्स, यहाँ पर मैं रखता हूँ 6.011 इंटू 10 टू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कैंसल हो जाएगा यहाँ से 1/2 हाफ, तो यहाँ पर जो मोल आएगा वो कितना आएगा 0.5 मोल। इस तरह से 0.5 मोल क्या है, Na ही। मतलब अगर आधे आधे पार्टिकल है तो मोल भी कितना हो गया, हाफ हो गया। तो 0.5 मोल Na बोल लीजिए या 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल Na एटम बोल लीजिए, बात एक ही है, कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये रिलेशन आपको समझ आया। यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। और अगर मैं आपको अभी कहूं कि अभी मोल में गिवन दे देता हूं, मैंने आपको क्या दे दिया, चलो ये दे दिया 0.5 मोल Na दे दिया, ये दे दिया 0.5 मोल। अब मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे 6.0 इंटू 10 टू द पावर का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इस फॉर्मूले को आपको इस तरह से कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो ये एक ही फॉर्मूला हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल में पढ़ा, समझा, और इसमें हमने क्वेश्चंस को अप्लाई किया। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिस्कशन के बाद अब हम करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वेट के लिए, है ना। तो वेट के लिए जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है, तो एलिमेंट एक पर्टिकुलर एटम होता है, तो वो एटम भी होता है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जहां हमने ध्यान रखो थोड़ा सा कि जहां हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये टर्म्स यदि पढ़ी है आपने तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, जहां पर जब जैसे हमने पार्टिकल में एक कांस्टेंट लिया था नंबर कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होते हैं 1 मोल में, वैसे ही मैं यहाँ पर कहूँगा कि चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, यहाँ पर 1 मोल में यदि हम इन टर्म्स ऑफ वेट में बात करते हैं तो 1 मोल में क्या होगा, यहाँ पर इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास ऑफ, अब मोलर मास एटम का भी होता है, मॉलिक्यूल का भी होता है और आयन का भी होता है, समझ गए, पक्का है ना। तो ये मोलर मास क्या होता है, मोलर मास का मतलब ये होता है कि 1 मोल में इतना ग्राम। अब यदि हम एक डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं कि सपोज हमारे पास कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम में हमें पता है कि कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना है, 12। तो 12 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट हम ऐसे लिखते हैं उसी को हमने बोल दिया है यहाँ पर कि जब ये 12 ग्राम पर मोल यदि इसको लिखा जाएगा तो यही इस कार्बन 1 एटम का क्या होगा, ये क्या होगा, मोलर मास। तो किसी एटम का मोलर मास भी होता है, मॉलिक्यूल का भी क्या होता है, मोलर मास। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, एटम के लिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास। लेकिन यहाँ पर हमने एक ही टर्म इंट्रोड्यूस की है, मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल में इतना ग्राम। यदि मॉलिक्यूल की बात करते हैं, चलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर देते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गई, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 + 16 32। तो यहाँ पर इसके लिए जो मोलर मास आएगा O2 के लिए, ये आएगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। और यदि इसको और मोलर मास की टर्म में भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो एटम के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। वही ग्राम एटॉमिक मास ही है बच्चों है। और यहाँ पर हम मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो मॉलिक्यूल हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एटम हो तो ग्राम एटॉमिक मास। इतना समझ आया। अब मोलर मास समझ में आ गया आपको, मोलर मास से मोल का रिलेशन क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, उस पर हम अप्लाई करेंगे चीजों को। तो फॉर्मूला ये रहेगा कि मोल इज इक्वल टू वेट। ये वेट जो है ये गिवन वाला रहेगा, है ना, इज मोलर मास। ये मोलर मास समझ में आया। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड करती है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पर। चलिए इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये बढ़िया से हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है, ठीक। चलिए अब यदि हमें कोई गिवन हो, किसी का मास यदि आपको गिवन दे देता है, जैसे कि हम यदि बात करते हैं यहाँ पर कि कोई सा भी हम अभी
छोटा वाला एटम ले लेते हैं, सोडियम हमने ले लिया, CO2 ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर सपोज कीजिए कि 22 ग्राम यहाँ पर क्या है, CO2 है। क्वेश्चन यदि हम समझे तो 22 ग्राम ऑफ CO2 है मेरे पास, और इसका मुझे मोल निकालना है। क्या फाइंड करना है मुझे, मोल, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल है। तो यहाँ पर 20 ग्राम वेट आ गया इसका, CO2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, तो इसका मोलर मास है, या इसका क्या समझ लेते हैं हम, यहाँ पर ये CO2 का हमें क्या चाहिएगा, मोलर मास चाहिएगा, या ग्राम मोलिकुलर मास। तो देखते हैं हम 22 ग्राम क्या है, ये गिवन वेट है, तो 22 ग्राम में कहाँ लिखूंगा, ऊपर लिख दिया। चलिए, अब CO2 है तो CO2 का मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, तो कार्बन कितना होता है 12, और ऑक्सीजन O2 है तो 32, तो 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम पर मोल। तो यहां मैं नीचे जो लिखूंगा इसका मोलर मास क्या आ रहा है, 44 ग्राम पर मोल। देखो ग्राम से ग्राम कट गया और मोल ऊपर चला गया, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0.5 मोल। तो हमने क्या कर लिया, मोल जो है उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर निकाल लिया। गिवन क्या था हमें, वेट। अब मैं आपसे कहूं कि इसी फॉर्मूले को थोड़ा समझो। यदि मैंने आपको दे दिया 0.5 मोल, क्या दे दिया आपको मैंने, CO2, और इसका मैंने आपको बता दिया कि वेट निकालो बच्चों। ये करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, वरना आप समझ नहीं पाएंगे इस फॉर्मूले को। 3 क्वांटिटी है, एक हमेशा याद रहती है, 2 में से चेंज होता है, या तो ये दे दे या ये दे दे, समझ रहे। अगर ये दे दे तो ये निकालना है, मतलब 3 है जिसमें से 2 गिवन और एक आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 ग्राम। क्यों, क्योंकि आप क्या करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 44, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा 22 ग्राम। इस तरह से ये अप्लाई होता है। तो इन टर्म्स ऑफ वेट की टर्म में भी आपको समझ गए, याद रखना है आपको, एटम का वेट भी यहाँ पर मोलर मास ही है, मॉलिक्यूल्स का भी है और आयन का भी है, और इतना हमने इसमें समझा है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 टर्म अभी पढ़ी है ना, पार्टिकल्स और वेट की टर्म्स में। अब हम तीसरा टर्म्स जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी गैसेस होती है ना, एयर में भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारी, इनके लिए हमें अलग टर्म की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जिस तरह से 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल में कितना मोलर मास, वेट की टर्म में। तो यहाँ पर सेम वॉल्यूम के लिए यहाँ पर क्या आएगा कि 1 मोल में, 1 मोल कोई भी ले लो आप गैस, कोई भी गैस ले लो, सबका जो होगा वो होगा एक मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या है ना, मोलर वॉल्यूम ये टर्म जो है वो मोलर वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक क्वांटिटी आती है। वो क्वांटिटी मैं आपको दिखाता हूं, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 22.4 लीटर 1 मोल। 1 मोल यदि मैं हाइड्रोजन गैस बात करूं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस में बेटा कितने लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब ये समझिए, टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक है, इस चीज को समझिएगा। और ये क्वांटिटी कैसे आई है, इसके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, है ना। ये आइडियल गैस इक्वेशन से निकाली गई क्वांटिटी है 22.4 लीटर। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि 22.4 लीटर कहाँ से आया, इनको कैसे, ऐसे ही मन से आ गया क्या, कि ऐसे ही सपने में आ गया, नहीं, इसके लिए भी एक लॉजिक है, और पूरा टेम्परेचर और ये रख कर ही हम क्या करते हैं 22.4 लीटर आता है। तो यदि 1 मोल है कोई भी चीज, तो उसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए अब हम इसमें रिलेशन करते हैं कि 1 मोल और इसमें रिलेशन क्या है। तो 1 मोल और इसमें हम रिलेशन देखते हैं कि मोल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 22.4 लीटर, और ऊपर क्या रहेगा यहाँ पर, जो भी वॉल्यूम आपको गिवन है, जो भी वॉल्यूम आपको गिवन है, यहाँ पर जी लिख देता हूं मैं, जी मतलब यहाँ पर गिवन, ठीक है, ऐसा जी, कैपिटल जी लिख देता हूँ, जो वॉल्यूम आपको गिवन होगा। तो इससे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास
कि सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर हमारे पास 16 लीटर, 16 लीटर ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन में एक ध्यान रखना, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन एटम नहीं समझना है हमेशा। ऑक्सीजन का मतलब ये है, ऑक्सीजन एटम यदि लिखा रहे बाद में तो ही वो ऑक्सीजन एटम है, वरना ऑक्सीजन लिखा रहे तो मतलब वो O2 है। आजकल तो डाई ऑक्सीजन लिखा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। तो डाई ऑक्सीजन समझ लें आप। तो ऑक्सीजन 16 लीटर है और इसका मुझे क्या निकालना है, मोल निकालना है। चलिए देखो आ गया ना वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम हमारे पास क्या है 16 लीटर, 16 लीटर ठीक। और हमारे पास नीचे क्या है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर इज इक्वल टू मोल कितना हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, समझ आया आपको। इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लेना और आपके पास जो भी मोल आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। चलिए एक चीज और मैं दिखा देता हूं इसमें, मोल और इसमें कंसिडर करके। यदि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, अभी मैंने क्या दिया था आपको, गिवन वॉल्यूम दिया था, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन चेंज, अब मैं मोल दे देता हूँ। चलिए आपके लिए दे देता हूँ 0.5 मोल ऑक्सीजन O2, और मैंने आपको बताया कि चलिए इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए। तो क्या करेंगे आप, 0.5 मोल इंटू क्या कर देंगे 22.4 लीटर। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर 0.5 मोल इंटू 22.4 लीटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11.2 लीटर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो तीनों का इस तरह से कन्वर्जन समझ में आया आपको कि 3 क्वांटिटी है तो 2 गिवन है, तो हम तीसरी कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 22.4 लीटर कहाँ से किस तरह से कैलकुलेट करके है तो मैं आपको बता देता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन से आया हुआ है, तो आप उसको एक बार और देख लेना। तो ये तीनों जो टर्म है हमने पढ़ी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि तीनों जो टर्म है इनका मैंने इंडिविजुअल तो आपको कन्वर्जन सिखा दिया, लेकिन आपको इनको तीनों का अब दूसरी स्टेप आ गई हमारी मोल कंसेप्ट की। जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो सेकेंड स्टेप क्या है आपकी, कि आपको कभी पार्टिकल दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा। अभी आपको क्या दे दिया जाएगा, वेट दे दिया जाएगा और वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, वेट दे दिया जाएगा और पार्टिकल पूछ लिया जाएगा। मतलब इन तीनों को क्या करना है, आपको सम अप करना है पूरी तरह से। तो किस तरह से सम अप करते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो चलिए बच्चों हम तीनों में रिलेशन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें देखना, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं को एक क्वेश्चन एक फ्रेमिंग करके दिखाता हूँ माइंड में। सपोज मैंने आपको गिवन ये आपको कोई वॉल्यूम दिया है ना। सपोज कर लीजिए कि मैंने आपको 11.2 लीटर CO2 गिवन दे दी मैंने आपको, लेकिन मैंने पूछा ये नहीं आपसे नंबर ऑफ मोल्स, मैंने आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए आप इसके। क्या पूछ लिया मैंने आपसे इसको, कि इसमें तो 11.2 लीटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने। आई होप आपको इसी एक ही एग्जांपल से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि सर ने वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का हम इसमें करेंगे तो मोल आ जाएगा, लेकिन मोल तो पूछा नहीं है, पूछ क्या लिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया। तो कोई बात नहीं ना, तीनों ही इंटरकनेक्टेड है। कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले हमें वॉल्यूम है तो कोई बात नहीं, 22.4 लीटर से हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। और मोल जितना आएगा, ध्यान देखना यहाँ पर यदि मैं इस क्वेश्चन को करके भी दिखाता हूं आपको, तो देखो 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू 0.5 मोल। लेकिन क्या मोल पूछा है अपने से, नहीं पूछा है, अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई बात नहीं, मोल नहीं पूछा ना, तो पर मोल तो आ गया ना हमारे पास। तो मोल आ गया तो फिर ये वाला फार्मूला लगाना आपको, ये वाला मोल में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मैं करता हूं, देखिए 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू यहाँ पर आपको आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो बच्चों क्या समझ आया आपको कि इतने लीटर में इतने पार्टिकल है। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि वॉल्यूम से पार्टिकल नहीं पूछते हुए क्या पूछ लेता आपको, वेट ऑफ सब्सटेंस पूछ लेता। तो वेट ऑफ सब्सटेंस में भी क्या करना होता आपको कि 11.2 लीटर से हमने मोल तो निकाल लिया है, क्या निकाला 0.5 मोल तो आ गया है, लेकिन अब मोल में हम किसको मल्टीप्लाई कर दें, मोलर मास को। मोलर मास क्या है CO2 का, कितना है 44 ग्राम पर मोल।
तो यहाँ पर हम यदि 44 ग्राम पर मोल को यदि करते हैं तो इसका मास भी क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस भी कितना आ जाएगा, 22 ग्राम। तो देखो एक ही चीज थी, क्या गिवन था, सिर्फ वॉल्यूम, जिसमें हमने वेट भी निकाल लिया, पार्टिकल भी निकाल लिया और मोल भी निकाल लिया। ये अगर आपको आ गया ना दिमाग में, ये दिमाग चलने लग गया आपका इस तरह से, सच बताओ मोल कंसेप्ट बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तीनों को समझ आया। तो यहां पर हमने बेसिकली क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है। समझ आ गई इसको, है ना। यदि एक छोटे से और भी मैं एक पैराग्राफ से आपको समझाता हूँ, एक डिजाइन करके बताता हूँ जिससे आपको और भी इजी रहेगा। तो इस रिलेशन को मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम ये मैंने बीच में मोल रख लिया है, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, इधर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस हो गया, इधर वेट ऑफ सब्सटेंस हो गया। इन्हीं तीन टर्म्स में हमने पढ़ा है। तो देखो मोल यहाँ पर इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पर इसका डिवाइडेड बाय। तो ध्यान रखना, मोल में यदि हम मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, Na करेंगे, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻⁴, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। यदि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उसमें हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। कितना समझ आया। दूसरा यहाँ पर भी देखिएगा, मोलर मास से, यदि मोलर मास, ये साइन क्या है, मल्टीप्लाइड का है, तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोलर मास करेंगे तो मोल में यदि मोलर मास करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस। यदि वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, इसमें हम डिवाइड करेंगे मोलर मास का, तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम के कंसेप्ट में यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर का मोल में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। और यदि हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस से 22.4 लीटर का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना, ये और अच्छे से आपको क्लियर हो गया। हाँ, तो बात ये है बच्चों कि हमने कंसेप्ट तो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन एक और रियलिटी से आपको वाकिफ कराना चाहूंगा कि ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है और इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने जाते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि और भी बहुत सारे कंसेप्ट इसमें लगते हैं। जैसे यदि मैं आपको बताऊं कि मैं सीधा यहाँ पर ग्राम की बात कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में मिलीग्राम हो जाते हैं, तो मिलीग्राम, नैनोग्राम, पिको, है ना, मिलीलीटर, पिकोलीटर, तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उनको आपको फिर कन्वर्ट करना होता है और फिर आपको आगे बढ़ना होता है। फिर इस तरह के दूसरे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, है ना, अलग अलग वेराइटीज़ की अलग अलग एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ अलग माइनस चार्ज, प्लस चार्ज वगैरह लिख कर दे दिए जाते हैं। तो उसमें, तो मेरा कहने का मतलब है कि मोल कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, बस हमने उससे जाना है कंसेप्ट को, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज या क्वेश्चंस के लेवल पर डिपेंड करता है, और वो आपको आएगा प्रैक्टिस से। तो हम भी इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे उसमें हम कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस, कुछ लेवल के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से हम उन क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको कंसेप्ट तो ये पता होंगे, लेकिन इसको हम कैसे डील करें और कैसे अच्छे से क्वेश्चंस को निकाल के ले जाएं। इस तरह के जो क्वेश्चन जो हम नीट की बात करते हैं, JEE की बात करते हैं, इवन बोर्ड्स में भी जो आते हैं, और भी CUET वगैरह एग्जाम है उसमें भी आते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो नॉर्मल सेंस भी आपको, कॉमन सेंस जो केमिस्ट्री के बारे में होना चाहिए वो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप जो चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो आप बिल्कुल ही उसको अच्छे से पढ़ ले, उसकी छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान से समझ ले, तो आपको मोल कंसेप्ट बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में यही चलने वाला है, हर जगह फिजिकल केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट ये आएगा। तो इतनी सारी बातें थी आपसे करनी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतनी लास्ट तक भी देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार। और पढ़ते रहिए, और ऐसे ही मैं कोशिश करता रहूँगा सिंप्लीफाइड करने की चीज़ों को, और जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में कीजिए, और आपको लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एज यू नो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन, प्लीज़।